बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज हम बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मज़ेदार इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं हुकूमत की तारीफ़। और तारीफ़ क्यों की जाएगी और किस लिए की जाएगी, इसके लिए आपको हमारा पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। और आज की अहम खबरों पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से नुमाइंदा फ़हीम अख्तर, नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अनवर हुसैन सिमरा ने। नाज़रीन, ताबड़तोड़ मुलाकातों के बावजूद हुकूमत नाराज़ है, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान PTI का साथ ना देने और अपने साथ शामिल होने का कह रहे हैं, जबकि JUI को मर्जी की वजारतें देने और अहम ओहदों की भी पेशकश की गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शमूलियत की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कोई भी ओहदा ना लेने से भी इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ PTI और JUI के दरमियान इत्तेहाद के लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले ये बताएं, आज आपके पास खबर क्या है और अंदर की कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़े हॉट केक बने हुए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है वो भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है। और तो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों कोशिशें बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात की, ज़राए से हमें ये खबर मिली है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल होने की फिर पेशकश की गई है। मर्जी की वजारतों तक की ऑफ़र की गई है। इसके अलावा गवर्नरशिप समेत जो ओहदा मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया कि आप हासिल करना चाहते हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के साथ ना जाएं, तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में आप शामिल ना हों और आप हमारे साथ चलें। और इस हवाले से हम कमेटियाँ भी तश्कील दे देते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम तर जो ऑफ़र्स थी, पेशकश थी, उसको रद्द कर दिया है और ये कहा है कि हमारा आपके साथ असूल के ऊपर इत्तेहाद हुआ था। अब हम असूल की बुनियाद के ऊपर अगर हम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करेंगे तो उनके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे या फिर मेरी जमात को किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं चाहिए। अगर ओहदों के लिए हम ये काम कर रहे होते तो अब तक आपके साथ होते। हमारी इस वक्त जो लड़ाई है वो नज़रियात की है, आइन की बालादस्ती की है, जमहूरियत की है और साफ शफाफ मुनसफ़ाना आम इंतखाबात की है। लिहाजा ये किसी किस्म की जो पेशकश है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहले उनके जो बड़े भाई साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की पेशकशें की, राब्ता किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी राब्ता किया गया कि आप अलहदा ना हों, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा कलीदी किरदार था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म थे तो उस हुकूमत को कमज़ोर करने में जो लीडिंग रोल था वो मौलाना फजलुर रहमान का था, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई थी PDM, उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। और एक आपके इल्म में ही है कि एक बहुत बड़ा जो मजहबी फैक्टर है मौलाना फजलुर रहमान के जो उनकी जो जमात में लोग शामिल हैं या मदारस के तलबा हों, या एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो कमिटेड वर्कर्स थे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जो दीगर उस वक्त PDM इत्तेहाद में लोग शामिल थे, तो सबसे ज़्यादा लोग जमा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान थे। और यही वजह है कि अब मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हुआ वो फिर इस हुकूमत के साथ ना हो जाए। अच्छा फ़हीम, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई थी, उस गुफ्तगू का जो बेसिक मौजू था वो क्या था, किस पर बात की गई है? देखिए, बुनियादी जो मौजू था वो यही था कि आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करें, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत मौजूद है उसे कहा गया कि आप मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएं, उनके साथ इत्तेहाद में उनको शामिल करें। और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से एक तहरीक चल रही है जिसके अंदर 5-6 सियासी जमातें शामिल हैं, उनको कहा गया था कि आप मौलाना फजलुर रहमान के जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। और उसके बाद असद कैसर समेत तहरीक इंसाफ के
जो सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकातें भी की मौलाना फजलुर रहमान से, तो एक ऐसी जो फिजा कायम हुई जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ और उनका इत्तेहाद हो रहा है, और फिर पीटीआई और जेयूआई के दरमियान बर्फ भी पिघली। और जब ये रिपोर्ट्स हुकूमत की तरफ गई, उनके पास गई, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहाद को रोका जाए और मौलाना के साथ मुस्लिम लीग नून का ये समझना है कि हमारा पुराना ताल्लुक है, माजी में हमने एक साथ अलायंस बनाए रखा, जो पीटीआई की हुकूमत थी उनके खिलाफ हमने सारा काम भी किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना उनके पास चले जाते हैं तो अब पुराने जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करने, उनको वापस लाने, हुकूमत में उनको हिस्सा देने के हवाले से उन्होंने कहा कोशिशें की जाएं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं किसी तौर के ऊपर भी कोई पेशकश एक्सेप्ट नहीं करता। ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने बल्कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा का इजलास चंद रोज़ पहले हुआ है, तो उसके अंदर भी इसी बात की तौसीक की गई कि हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई जो उनकी पेशकश है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को हुए हैं, उनमें जमीयत उलमा इस्लाम की जो नशिस्तें हैं वो छीनी गई हैं, कई हलकों के अंदर धांधली की गई है और बाय डिज़ाइन धांधली करके जमीयत उलमा इस्लाम को कमज़ोर किया गया है। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई हलकों में मौलाना फजलुर रहमान का ये समझना है कि यह सारा कुछ हुआ है, और मौलाना समझते हैं कि ये सारा कुछ बेनिफिट जो है जो इसका मिला है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिला है। और ये उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जाने को तैयार नहीं है। मुतअद्दिद मरतबा उनको कोशिशें की गई और वाज़ेह तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि हम हुकूमत के साथ नहीं जा सकते। अच्छा फ़हीम, इससे पहले भी हम इससे तकरीबन 2 या 3 प्रोग्राम इसी मौजू के ऊपर कर चुके हैं। कभी कहा जाता है कि मौलाना साहब एग्री हो गए हैं, मौलाना साहब की तमाम शराइत जो हैं वो बानी पीटीआई तक पहुंचा दी गई हैं, फिर बात ये होती है कि हमने मुलाकात भी कर ली है। अब फ़हीम ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के मौजूदा मुलाकातों के बाद क्या एतराज़ात हैं, मुतालबात क्या कर रहे हैं वो? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के वही मुतालबात थे जो बेसिक हमने अपने पहले 2 प्रोग्राम्स के अंदर भी बताया था कि कादियानियों से मुतालिक उनकी क्या राय है। एक उन्होंने कहा कि एक बड़े कादियानी रहनुमा ने ये दावा किया था कि तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा जलसों अगर एक साथ जलसे होते हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ का कल्चर नहीं आना चाहिए। और फिर जो इमरान खान और बानी पीटीआई पर और तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उनको एक यहूदी लॉबी की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर वजाहत। तो इस बात के ऊपर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के जितने भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। और यही वजह है कि अब दोनों जमातों की जानिब से स्टीयरिंग कमेटीज़ भी बनाई जा रही हैं, 5-5 रुकनी स्टीयरिंग कमेटीज़ बनाई जा रही हैं, और ये कमेटियाँ जो हैं वो फिर जब मुज़ाकरात करेंगे तो फिर एक तहरीरी मुआहदा जो है वो किया जाएगा। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले 1-आध हफ्ते तक ये सारे मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे, और तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर ऑन बोर्ड हैं। और जो हाल ही में जमीयत उलमा इस्लाम की जो मजलिस शूरा का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर से जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। ये बड़ी एक शूरा से कहा जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम को जितने भी फैसले करती है वो सारे यही शूरा ही इसकी अप्रूवल देती है। तो उसमें तौसीक की गई है कि तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते जो हैं वो जारी रखे जाएं, तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और अब ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम की 3 शराइत के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडापुर की तरफ से काफ़ी कंसर्न शो की जा रही थी, क्योंकि रवायती तौर पर डेरा इस्माइल खान की अगर सियासत को हम देखें तो वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडापुर हैं, इनके दरमियान काफ़ी मुकाबला होता है। ये लोकल पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से काफ़ी इशूज़ थे। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहबजादा हामिद रज़ा, उनकी तरफ से मुसलसल कंसर्न शो की जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो बानी पीटीआई का फैसला होगा वो हमें मंजूर है। तो पहले तहरीक इंसाफ ने अपना हाउस इन ऑर्डर किया, फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया। तो अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता जेयूआई और पीटीआई के की कुर्बतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और एक मुलाकात भी तय पाई है। और मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान का मुसलसल रब्ता रहता है, और जल्द ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के फ़हीम, मौलाना साहब तो बहुत से लोगों के करीब रहे हैं। अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के सरबरा थे, उन्होंने पीटीआई हुकूमत को कमज़ोर करने में भी कलीदी किरदार अदा किया था। फिर नून लीग पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ क्यों हुआ उनका?
देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पीडीएम के आप कह सकते हैं कि जो उस वक्त गाड़ी थी जो तहरीक चलाई थी उसके ड्राइवर मौलाना फजलुर रहमान थे, उन्होंने बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया था। और इसी बात को मुस्लिम लीग नून हो या फिर जमीयत अपना पीपल्स पार्टी हो या फिर जो दीगर लोग हों वो समझते हैं, वो जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास कमिटेड वर्कर्स हैं। अभी पीटीआई की आप सिचुएशन देख लें कि इनसे एक बड़ा जलसा जो है वो पंजाब में नहीं हो पा रहा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अब तक 5 से 6 बड़े अवामी जलसे जो हैं वो कर लिए हैं, जिनका नाम उन्होंने अवामी असम्बली रखा हुआ है। तो वो जानते समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान किस हद तक जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जो इख्तलाफ हुआ वो कुछ इश्यूज़ के ऊपर हुआ। बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आम इंतखाबात 2024 में पीडीएम हुकूमत में शामिल जो जमातें थीं उन सब को नवाजा गया, उन सब जमातों के साथ जो है वो उनको जितवाया गया या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनको फेवर की गई। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई हलकों में हमारे साथ धांधली हुई, बलूचिस्तान में धांधली हुई, और फिर बजाय JUI का साथ देने के उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, इन्होंने आपस में मिल बैठ कर हुकूमत साजी करना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हमसे पूछा तक नहीं गया, और फिर बाद में जब राब्ता भी किया गया तब तक उन्होंने मौलाना समझते हैं कि तब तक सारी चीज़ें बांट दी गई थी कि वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कौन होगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत गवर्नर्स तक सब बांट दिए गए, वज़ीर आला तक सब बांट दिए गए। अगर आप बलूचिस्तान असम्बली की हद तक देखें तो JUI के पास भी एक अच्छा भला नंबर था, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के साथ रब्ता नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर पहले हुकूमत साजी कर ली और फिर जमीयत उलमा इस्लाम को बीच में रखा भी नहीं किया। तो मौलाना ये समझते हैं कि अब बस बहुत हो चुका है। अब उन्होंने कहा कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात की भी बात की जाएगी, और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। आइन की बालादस्ती, ये बातें तो फहीम हमेशा से की जाती रही हैं। ये बताएं कि पीटीआई और JUI के दरमियान बात अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, उसमें क्या रुकावट है? देखिए, जो रुकावटें पहले थीं उनको दूर कर दिया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को हमने साथ मिलाना है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है आइन का, इलेक्शंस का, और यही मौक़िफ़ हमारा है। तो बानी PTI कहती हैं कि जितनी भी जो आवाज़ें हैं अपोजिशन की वो उनको एक पेज के ऊपर होना चाहिए। लेकिन मामलात जो कि मौलाना की शराइत थी उनके ऊपर भी अब स्टीयरिंग कमेटीज़ भी बन गई है। लेकिन आगे देख के अगर आप देखें मामलात को, बीच में कुछ इश्यूज़ ये भी सामने आ रहे हैं कि जो इत्तेहाद इस वक्त बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इसकी सरबराही क्योंकि अभी महमूद खाना चकज़ई साहब के पास है, लेकिन PDM का आप मिसाल आप देख लें कि PDM की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास थी, हालांकि उनमें नवाज शरीफ भी शामिल थे, आसिफ अली जरदारी भी शामिल थे, मरियम नवाज हूँ या फिर बिलावल भुट्टो वगैरह तमाम लोग शामिल थे। इवन के महमूद खाना चकज़ई भी PDM का हिस्सा थे, तो भी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। ये मामला जब स्टीयरिंग कमेटीज़ बन जाएंगी तो हो सकता है कि अगर मौलाना और PTI के दरमियान इत्तेहाद हो जाता है तो हो सकता है एक बार फिर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनेगी या बन चुकी है उसकी जो सरबराही है या फिर किसी मौलाना फजलुर रहमान या फिर किसी और को दे दी जाए। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो रुकावटें बीच में थीं अली अमीन खान गंडापुर की सूरत की शक्ल में या फिर तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर पहले सख्त तनकीद की थी या उनके हवाले से उनका रवैया काफ़ी नेगेटिव था, अब वो भी काफ़ी हद तक आवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। तो अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ बीच में हैं। हाँ फहीम, अभी तक एक चीज जो अभी तक कंफ्यूजिंग है, जो इस सारे मामले को कंफ्यूज कर रही है, कर लिया जाएगा बिल्कुल, वो ये है कि अगर देखा जाए तो मौलाना साहब को हुकूमत के साथ क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पुराना इत्तेहाद तर्क करके वो नए इत्तेहाद की जानिब जा रहे हैं? देखें, मौलाना फजलुर रहमान, जो मैंने पहले भी बात की कि मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि जो PDM को हुकूमत मिली थी 2022 में, बानी PTI को वजारत उज़्मा से बेदखल किया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए, मौलाना समझते हैं कि उसमें उनकी जमात का बड़ा कलीदी किरदार है। लेकिन जब हुकूमत ख़त्म हो गई, इलेक्शंस आए, इलेक्शंस के बाद JUI और मौलाना समझते हैं कि जैसे उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और ख़ुद बाला मामला तय करके हुकूमत हासिल कर ली गई, हुकूमतें बना ली गई,
ओहदे बांट दिए गए और राब्ते दूसरी तरफ कर लिए गए। लेकिन उन्होंने कहा हमारे साथ JUI के साथ, उन्होंने कहा बड़ा JUI ने अपनी जो एक रिपोर्ट्स भी तैयार की हुई हैं, वो कहते हैं कि हमारे 10 से 12 ऐसे कौमी असम्बली के और इतने ही इससे ज़्यादा कुछ जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर हमारे साथ धांधली हुई है, हमारी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने कोई कंसर्न शो नहीं की। और मुसलसल मौलाना कहते थे कि इलेक्शन से पहले JUI के लोगों को टारगेट किया जाता रहा, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे। तो इन जमातों के साथ जिन्होंने इत्तेहाद किया, इनको हुकूमत मिली और उनके जो मुकदमात वगैरह भी चल रहे थे वो भी सारे ख़त्म हुए, लेकिन बाद में इनसे पूछा नहीं गया। तो ये बड़ी वजह थी जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब इनके साथ हम नहीं चल सकते। और कई दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान ये बात वाज़े भी कर चुके हैं कि अब आइन की बालादस्ती की बात की जाएगी, साफ शफाफ मुनसफाना और नए इंतखाबात की बात की जाएगी। और अब इस वक्त जो सिनारियो है वो ये है कि PTI भी यही बात कह रही है, आइन की, नए इंतखाबात की, साफ शफाफ मुनसफाना इलेक्शंस की। तो अब ये वो जो कॉमन चीज़ें हैं वो PTI और JUI को जोड़ रही हैं और इसी बेस के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ JUI के इख्तिलाफात जो हैं वो बिल्कुल। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि JUI की तरफ से PTI के साथ इत्तेहाद करना अब भी हतमी फैसला है कि नहीं, क्योंकि इससे कबल भी बहुत बार कहा जा चुका कि PTI के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है, फिर मौलाना साहब जो है वो यू टर्न ले लेते हैं। अब आने वाला वक्त जो है वो हमें फाइनल बताएगा कि ये हतमी फैसला है कि नहीं है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खबर यह है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सूबे में तैनात सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, हाई कोर्ट के अफसरान, जज साहिबान, पुलिस अफसरान और दीगर अहम ओहदों पर विराजमान अफसरान को दरियाए रावी के किनारे पर प्राइम लोकेशन पर सस्ते रेट्स और आसान इकसात पर रिहायशी प्लॉट्स देने के लिए मेंबरशिप फॉर्म जारी कर दिए हैं। इससे कबल सहाफ़ियों को 3 से 7 मरले प्लॉट्स देने के लिए मीडिया में इश्तिहार भी दिया गया था, लेकिन अफसरान के लिए स्कीम का कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर हुसैन सिमरा साहब। सिमरा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये रोडा क्या चीज़ है और ये बना कब था? ये देखें, बात ये है कि 2013-14 में LDA के साथ एक शराकत के तहत जो है ना, माइन हार्ट एक कंपनी थी, उसने रावी का जो है सर्वे करवाया और उस वक्त ये आइडिया कंसीव किया गया कि रावी के में क्योंकि पानी नहीं होता, हाँ। इसके दोनों साइडों पे जो है ना शहर जो है उसको बसाया जाए, कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाए। और ये तमाम सर्वे कंडक्ट किया गया और इसमें यह कहा गया कि ये जो है दरियाए रावी के दोनों अतराफ जो शहर आबाद करने हैं उन पर 1,52,500 एकड़ ज़मीन पर ये आबाद होंगे। अच्छा। यहाँ 12 किस्म के प्रोजेक्ट होंगे जिनमें हेल्थ सिटी होगा, एजुकेशन सिटी होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन होगा, अपार्टमेंट्स होंगे, आपके जो है फार्म हाउसेज होंगे। इसके अलावा झील, पानी की झील होगी, 3 बैराजेस बनेंगे। ये चैनल जो है 46 किलोमीटर चैनल जो है ये साइफन से लेकर हडियारा ड्रेन तक जो है इसको कंटेन कर दिया जाएगा 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई को, और उसमें पानी छोड़ा जाएगा। ये सारी एस्टिमेशंस हुई और एस्टिमेशंस के बाद ये इनका तखमीना लगाया गया कि इन तमाम प्रोजेक्ट पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो $50 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा। और उसके बाद ये एक नया शहर डेवलप हो जाएगा। अब इसके हवाले से जब ब्रीफिंग दी गई, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनको जब ब्रीफिंग दी गई तो ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यार ये मुझे बताओ कि इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और कहाँ से आएगी। जब उनको बताया गया कि 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और ये हम फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करेंगे, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा। उस वक्त इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है क्योंकि इसमें ये भी आइडिया कंसीव था कि 1,75,000 जो हैं वो रहायशी यूनिट बनेंगे जो दिए जाएंगे मुख्तलिफ लोगों को, उनको सेल आउट किए जाएंगे। अच्छा। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में भी आ गई, तो उस वक्त जो है इसको दोबारा से जो है क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले अनाउंस कर चुके थे कि वो 1 लाख घर बना के देंगे, उनको अट्रैक्ट किया गया, ब्यूरोक्रेसी ने उनको ब्रीफिंग दी कि आपको हम क्यों ना रूडा में जो है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें हम आपको घर बना के देंगे और ये घर आपकी जो है आपका जो विजन है या आपकी जो अनाउंसमेंट है आवाम के लिए उसको पूरा कर देंगे। तो उन्होंने 2020 में
जो है रूडा अथॉरिटी को कहा कि आप एक्टिव हों, ये अथॉरिटी बन गई। नवंबर 2020 में इमरान खान की ख्वाहिश पर जो है रूडा ने एक प्रपोज़ल दी कि हमें पंजाब हुकूमत जो है ज़मीन की ख़रीदारी, क्योंकि इसमें ज़मीन जो थी कुछ तो रावी की अपनी ज़मीन थी, इसके अलावा तकरीबन जो है 76,000 एकड़ ज़मीन जो है वो निजी लोगों से ख़रीदनी थी। इसमें लाहौर में भी थी और शेखुपुरा में भी थी। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें जो है ना फंड्स का अरेंज करके दें। उन्होंने एक समरी भिजवाई महकमा ख़जाना पंजाब को 2020 में कि हमें 101 अरब रुपए के फ़ंड दरकार हैं, लिहाजा हमें इसके फ़ंड्स फ्राहम किए जाएं और हम इन फ़ंड से जो है ज़मीन ख़रीदेंगे। और इसमें क्योंकि 3 बैराजेस बनने हैं और इसको इस तरह हमने कंसीव किया है कि इसका जो वाटर चैनल होगा वो 3 बैराजेस में जाएगा, जितना मर्जी फ्लड आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो है लाहौर में फ्लड 1988 में आया था, 5,76,000 क्यूसेक पानी आया था रावी में, और रावी का जो पुराना पुल है उसको तोड़ना पड़ा था क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी 3 लाख क्यूसेक। जो दूसरे नए पुल थे उनके ऊपर से गुजर गया था पानी। तो ये कहा गया था कि 5,76,000 से ज़्यादा का हम जो है कंसीव करना है प्रोजेक्ट को, कि उनकी इतना पानी रखने की कैपेसिटी हो, उन ब्राजेस की हो और उस वाटर चैनल की हो। तो खान साहब ने कहा समरी पे जो है, समरी जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर एतराज़ लगाया। उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम नहीं दे सकते, लिहाजा आप इसको देखें, क्योंकि ये एक तरफ तो है वो कसाद बाजारी है, दूसरी तरफ कोविड पर बहुत सारे अखराजात हैं, हुकूमती वसाइल जो हैं महसूलात में इजाफा नहीं हो पा रहा। लिहाजा रूडा जो है अपना बिजनेस प्लान बनाए और हम इनको 5 अरब रुपए सीड मनी दे देते हैं, वो भी इन्होंने वापस करना है हमें। अच्छा, इसके बाद रूडा ने अपना एक बिजनेस प्लान बनाया। बिजनेस प्लान में ये कहा गया कि रूडा जो है वो बैंकों से कर्जा जो है 3 अरब 60 करोड़ रुपए कर्जा लेगा, इसके अलावा सुकूक बॉन्ड जारी करेगा 4 अरब 60 करोड़ रुपए के, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, जिसमें उन्होंने एस्टिमेट ये किया कि तकरीबन 21 अरब 80 करोड़ रुपए की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और अखराजात की मद में 11 अरब रुपए हमें ज़मीन की ख़रीदारी पर फौरी तौर पर चाहिए हैं। इसके अलावा जो है बाकी डेवलपमेंट के अखराजात हैं वो 2 अरब 80 करोड़ रुपया हैं। ये जब मामला सारे सामने आए तो उन्होंने कहा जी देखिए बात यह है कि महकमा ख़जाना को हुक्म दिया गया, उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे, हुक्म दिया गया कि आप इसको जो बिज़नेस प्लान आया इसका जायज़ा लें। अच्छा, उस बिज़नेस प्लान का जब जायज़ा लिया गया तो महकमा ख़जाना पंजाब ने कहा कि सुकूक बॉन्ड जारी करने का तो इख्तियार वफाकी हुकूमत को है, क्योंकि उन्होंने सॉवरन गारंटी रखनी होती है। इसके अलावा आपका बिजनेस प्लान जो है ये मफरूजात पर मबनी है, लिहाजा आप कंक्रीट जो है प्रपोजल लेके आएँ। वो कंक्रीट प्रपोजल ना लेके आ सके। उस वक्त जो थे CEO उनको फिर राशिद अजीज़ साहब थे, उनको हैवी जो है पर्क्स एंड प्रिविलेज दे के, बड़ा पैकेज दे के वहाँ तैनात किया गया था कि आपने इस प्रोजेक्ट को मैच्योर करना है। अच्छा। इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया तो उनको फारग कर दिया गया। उनको कहा गया कि आपने इसका जो है बिजनेस प्लान दिया ये तो मफरूजात पे है, प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है इसकी, ये किस तरह सिटी बनेगा। क्योंकि जो इनिशियल स्टडी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ये तमाम प्रोजेक्ट जो हैं ये तकरीबन 30 साल में मुकम्मल होंगे और जब आप रिवर को कंटेन कर लेंगे, ब्रिजेस बना लेंगे, इनका जो फ्लड प्रोटेक्शन सेटअप बनना है वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर में बनना है। आप अंदाजा लगा रहे हैं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा फीजिबल है कि आप हाउसिंग कॉलोनीज बनाएं, आप कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएं, आप यहाँ पे एजुकेशन सिटी बनाएं, आप यहाँ पे हेल्थ सिटी बनाएं, बाकी जो भी प्रोजेक्ट आपने करने हैं कर लें, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत के दौर में भी ये काम चलता रहा, लेकिन निगरान हुकूमत ने एक अजीब काम किया, क्योंकि रूडा को फाइनेंशियल क्रंच का सामना था, उसके पास माली वसाइल नहीं थे। उन्होंने इंटरनेशनल शो बहुत सारे किए, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो आनी थी वो ना आ सकी। उन्होंने फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उनको एक प्रपोजल दी और ब्यूरोक्रेसी और रूडा के ऑफिसर्स ने मिलकर प्रपोजल दी कि क्यों ना हम जो है ऑफिसर्स को है इनको प्लॉट दे दें और इनका तखमीना लगाया गया कि 19 अरब 50 करोड़ रुपया जो है ये 8 साल में ऑफिसर से हमें वापस आ जाएगा। अच्छा, एक पॉलिसी बनाई गई और उसकी सूबाई कबीना निगरान ने जो है वो मंजूरी दी। उसमें ये कहा गया कि 10 मरला से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट्स जो हैं ये ऑफिसर्स को दिए जाएंगे। इनमें से 2400 कनाल ज़मीन जो है प्राइम लोकेशन में ये रावी के किनारे पे आइडेंटिफाई कर लेगी। और उसमें कहा गया कि टोटल जो प्लॉट्स बनेंगे ये 1860 प्लॉट बनेंगे, जिनमें 10 मरला के जो हैं 1440 प्लॉट होंगे। अच्छा। 1 कनाल के 360 प्लॉट होंगे
और जो है 2 कनाल के प्लॉट है 60 प्लॉट होंगे। और इस तरह इनको कहा गया कि ये इन प्लॉट में कमर्शियल एरिया जो 120 कनाल पर जो है ना इस हाउसिंग कॉलोनी का कमर्शियल एरिया बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 कम्युनिटी सेंटर जो हैं 48 कनाल पर बनाए जाएंगे, 170 कनाल पर ग्रीन एरिया बनाया जाएगा इसमें। और ये कैलकुलेट किया गया है कि ये 8 साल में आसान एक साथ पर हम देंगे। इनमें फिर कोटा एलोकेट कर दिया गया। अच्छा, कोटे में ये कहा गया कि जी आपके जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के ऑफिसर हैं उनको 30% कोटे में प्लॉट दिए जाएंगे, ग्रेड 18 और ग्रेड 22 के। इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो हैं जो पैस ऑफिसर हैं उनके लिए 30% कोटा रखा गया। अच्छा। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए 10% कोटा रखा गया। एक्स कैडर के जो अहम ओहदों पर तैनात ऑफिसर्स हैं ग्रेड 20 के हैं, 19 के हैं, उनके लिए 25% कोटा रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिसर्स और जजेस के लिए जो है ये इसको रिवाइज करके पॉलिसी को 5% कोटा रखा गया। और ये कहा गया कि 10 मरला जो है वो 80 लाख रुपए उसकी कीमत होगी। और जो भी लेगा उसको जो है किस्त जो है 62,500 रुपये माहाना किस्त देनी पड़ेगी। 1 कनाल की कीमत जो है वो 1 करोड़ 62 लाख रखी गई। और उसको कहा गया कि वो 1,25,000 जो है माहाना किस्त देगा। और जो 2 कनाल का प्लॉट है उसकी कीमत जो है 3 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई और 2,50,000 रुपया उसकी माहाना किस्त रखी गई। अच्छा। अब ये तय हो गया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी ठीक है आप समरी बनाएं। अब समरी बनाई गई और समरी में एक फार्म को डिज़ाइन किया गया बाकायदा और उस फार्म को जारी किया गया जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफिसर्स हाउसिंग कम्युनिटी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी, तो ये जारी कर दिया गया, अनऑफिशियली जारी कर दिया गया। और ऑफिसर्स ने रब्ता किया कि आया कि ये कॉलोनी बन रही है नहीं बन रही, इसका क्या स्टेटस है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने अपने ज़राए से पता किया है जिस जगह पे ये प्राइम लैंड पे दी जा रही है और वो किस्तों में दी जा रही है, वहाँ पर 11 लाख रुपए मरला ज़मीन की कीमत है। अच्छा। और इनको 8 लाख रुपए मरला के हिसाब से वो भी 8 साल में किस्तों में दी जा रही है। अच्छा। अब यानी आप अंदाज़ा लगा लें। और दूसरी अगली बात इसमें और दिलचस्प है, ये प्लॉट्स मिलने हैं बड़े ऑफिसर्स को, मतलब चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, आईजी पंजाब है, एडिशनल आईजी है, सीसीपीओ है, इस तरह बाकी सेक्रेटरीज हैं। ऑलरेडी उन लोगों ने कुछ जो आपके जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या रियल स्टेट एजेंट है वो लाइन अप हो गए हैं इनके साथ कि आप पहली आप डाउन पेमेंट जो करनी है 25% इसमें डाउन पेमेंट करनी है वो आप करें, हम आपसे फाइल खरीद लेंगे। ये जो 80 लाख का प्लॉट है वो उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख में खरीद लेना है। यानी उन्होंने इसलिए खरीदना है कि वो बताने के लिए कल अपने क्लाइंट दीगे जो प्राइवेट क्लाइंट हैं उनको बता सकें कि देखें जी हमारे पास चीफ सेक्रेटरी का प्लॉट भी हमने खरीदा, ये तो बन रही है, तो हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का भी खरीदा, आईजी साहब का भी हमने खरीद लिया। अब देखें ना, एक प्लॉट की अगर कीमत 3 करोड़ 20 लाख है तो प्राइवेट मार्केट में इस वक्त जो लाइन अप हुए हैं ज़राए का ये कहना है कि वो 5 करोड़ में ख़रीदने के लिए तैयार हैं। अल्टीमेटली जो है रूडा का फाइनेंशियल क्रंच जो है उसको भी ब्रिज अप करने की कोशिश की गई है और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो प्रॉफिट देने की, यानी कि डाउन पेमेंट पे अगर उन्होंने डाउन पेमेंट जो करनी है उस पे प्रॉफिट 2-3 करोड़ रुपए का जो है इस वक्त मार्केट में देने की कोशिश की जाए। अगर देखें तो सहाफियों को प्लॉट्स तो दे दिए गए थे लेकिन उस पर भी अब तक कोई पेशरफ तो हुई नहीं, लेकिन उस पर आ गई नई स्कीम ये रूडा, तो कैसे ये स्कीम्स जो है पाया तकमील तक पहुंचेंगी? देखें जी, सहाफ़ियों को भी जाते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब एक समरी अप्रूव कर गए। जब सहाफ़ियों को 3 मरला और 7 मरला का उन्होंने कहा कि 1800 लोगों ने अप्लाई किया और जो एलिजिबल थे उनको हम प्लॉट देंगे, उन्होंने अपनी जो प्रोसेसिंग फ़ीस भी दे दी, तो उसके बाद अभी तक वो प्रोसेस रुका हुआ है। अब ज़राए का ये कहना है कि उसके बाद इन्होंने अपना जो है फोकस शिफ्ट कर लिया, फोकस ऑफिसर्स की तरफ चला गया, क्योंकि देखें ऑफिसर्स को अकामोडेट करेंगे तो वो भी इनको अकामोडेट करेंगे ना। इस वक्त रूडा के मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनको माली मसाइल का सामना है और वो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और ऑफिसर्स जो हैं वो भी अपने पैसे जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके, देखें ये कौन सी स्कीम है कि आप पहले डाउन पेमेंट करें, 8 लाख रुपया डाउन पेमेंट करें तो आपका प्लॉट जो है वो करोड़ों में निकल जाए। ये बहुत बड़ी एक बेनिफिट है, दोनों तरफ बेनिफिट है। उस वक्त सहाफ़ियों को दिया गया लेकिन अभी तक सहाफ़ियों की वो मामला जो हैं वो वहीं के वहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये नई तरफ चल पड़े हैं। दूसरी बात एक और भी है कि लास्ट टाइम जो लाहौर में जो है सैलाब आया था 1988 में, उस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो डेटा कहता है लाहौर को जो सैलाब ने हर्ट किया था वो 5,76,000 क्यूसेक पे था। ठीक है जी, उसका सैलाब की इंटेंसिटी थी। अब रूडा ने जो डिज़ाइन किया है इन्होंने 5,86,000 क्यूसेक पे इसको डिज़ाइन किया, लेकिन ये जो फ्लड आप प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है ये 30 साल में बनना है।
अभी इन्होंने एम्बैंकमेंट शुरू किया, इसमें इस तरह करना है कि जो रिवर है उसको कंटेन करना है, उसका 1 किलोमीटर इसने चौड़ाई रखी है, 46 किलोमीटर वो लंबा होगा, उसको कंटेन करना है और उसमें 1000 क्यूसेक पानी जो है वो BRB नहर जो है गुजरती है उससे डालना है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले ही किसान को पानी की किल्लत का सामना है और ये पानी यहाँ खड़ा रहना है, यानी ब्लू एरिया आपने ज़ाहिर करने के लिए इसको पानी को इधर रखना है। इसके अलावा इसकी एक मनसूबाबंदी ये है कि लाहौर के जो 11 ड्रेनेज रावी में गिरते हैं, बगैर ट्रीटमेंट के पानी जाता है, जो केमिकल ज़दा होता है, गंदा पानी होता है, उसमें बहुत सारे और केमिकल्स भी शामिल होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। और उससे पहले अरूडा ने वहाँ पे बाकायदा जो हाउसिंग कॉलोनीज को तो क्या उसका भी कोई प्लान शेयर किया गया था कि उस पानी की ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से की जाएगी और क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, उसका भी प्लान है, लेकिन बात यह है कि इसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको मैंने बताया ना कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहले होना तो ये चाहिए कि पहले ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद हाउसिंग कॉलोनी साथ बनाएं, कमर्शियल एरियाज बनाएं, अपार्टमेंट्स बनाएं, ताकि अगर खुदा ना खासा जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रही है और दूसरा इंडिया के साथ हमारा कोई पानी रोकने का मुआहदा भी नहीं है, अगर ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो 5 साल बाद पहला बैराज बनना है, पानी ज़्यादा आ जाता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटियों तकरीबन 9 के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC भी दिया गया है और उनकी जो है टेक्निकल अप्रूवल भी हो गई है। इसके अलावा बाकी 20-25 हाउसिंग सोसाइटी का इन प्रोसेस है, वो सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्लो बन रहा है तो वो ये है, वो फ्लड प्रोटेक्शन जो आपने सेटअप बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो स्लो है। उसके लिए है सबसे पहले काम करना जरूरी नहीं था सिमरा साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा तो उसी चीज का है, क्योंकि रावी में पानी आता है तो उस पानी को तो कंट्रोल करना है ना, तो उसके ऊपर तो सबसे पहले अमल करके तो फिर इस स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए था। तो उस पर कितना काम हुआ है अभी तक? देखें, प्रायोरिटी का फुकदान है। जरा ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये आपको फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करना चाहिए था। वहाँ पे आपने जो वाटर चैनल 1 किलोमीटर बनाना है, 1 किलोमीटर चौड़ा और 46 किलोमीटर लंबा बनाना है। इसके अलावा 3 बैराजेस जो बनाने हैं जो 30 साल में बनने हैं, उन पर पहले काम शुरू होता तो उसके बाद आप प्राइवेट डेवलपर को लैंड जो है सेल आउट कर देते, उनको दे देते। आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी चैनल में आप देखें ना, तो वहाँ पे ह्यूमन एरर की वजह से बाज दफ़ा पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, पानी लगता है, बिल्डिंग गिर जाती है। बिल्कुल। ये 2022 में स्वात में जो हुआ, दरिया स्वात में जिस तरह सैलाब आया, साथ जो होटल थे, क्योंकि ये नेचुरल है कि जब भी जो भी दरिया का अपना ओरिजिनल बेड होता है, रावी का जो बेड है वो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चौड़ाई का बेड है, नेचुरल। आप उसको जब 1 किलोमीटर में कंटेन करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर 5,86,000 क्यूसेक से पानी ज़्यादा आ जाए, को फ्लड ज़्यादा बारिशें हो जाएं, क्योंकि अब रेगुलर रावी जो है वो दरिया तो नहीं बहता, इंडिया तो उसमें बारिशी पानी छोड़ता है, और बारिशें अगर ज़्यादा हो जाएं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह आपने देखा हो 1-2 साल पहले इस्लामाबाद में होता है, वो क्लाउड ब्रस्ट हुए तो वो नाला बिफर गया था, वो सारे सेक्टर बहा के ले गया था साथ। सिमरा साहब, कट इट शॉर्ट, एक्चुअली वक्त की भी कमी है, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मंसूबे को अब पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मजीद कितना वक्त दरकार है, कितने फंड्स दरकार हैं और कितना अरसा चाहिए कि ये मुकम्मल हो जाएगी? देखिए जी, बात ये है कि इस पूरे मंसूबे पे अरबों रुपए के फंड दरकार हैं। सबसे पहले तो वो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट दरकार है। उसके बाद इसको 30 साल लगेंगे अगर जो ओरिजिनल डिज़ाइन पे किया गया है, क्योंकि उस वक्त जब ज़मीन खरीदनी थी, निजी लोगों से ज़मीन खरीदनी थी, तो उस वक्त एस्टीमेट लगाया गया था 394 अरब रुपया चाहिए था सिर्फ ज़मीन की एक्वायरमेंट के लिए। अब क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, आपने डेवलपर को ज़मीन दे दी है, तो ये 30 साल में चलेगा। अच्छा, मैंने जब रूडा के ऑफिशियल से इस हवाले से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने समरी भिजवाई है, ये फॉर्म अभी जारी हमने ऑफिशियली नहीं किया, जबकि ये फॉर्म तमाम ऑफिसर के पास पहुंच चुका है और ये 8 जुलाई जो है इसकी सबमिशन की लास्ट डेट उसके ऊपर लिखी हुई है। ज़राए का ये कहना है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं मरियम नवाज साहबा, वो भी इसका जो मास्टर प्लान है जो उनके वालिद साहब ने शेल्फ करवा दिया था, उसके तहत इसको बनाना चाह रही हैं, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी ने इनको ये जो है बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हैं कि हम यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बना देंगे, आपका जो है गरीब लोगों को घर देने का मंसूबा है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यहाँ पे रियल एस्टेट जो है ठीक है। सिमरा साहब, देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो सुहाने ख्वाब दिखाती है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा मंसूबा जो प्रेजेंट किया जा रहा है उसे हम मुकम्मल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मुकम्मल होगा तो वो कितना फायदेमंद होगा। इस हवाले से हुकूमत को सोच समझ के उन पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
बैक नाजरीन। अब हम आएंगे हुकूमत की तारीफ की जानिब। स्कॉलरशिप मिलने का नाजायज फायदा उठाते हुए स्कॉलर्स जो हैं बैरून मुल्क फरार होने लगे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क जाने वाले 1810 स्कॉलर्स ताहाल तालीम मुकम्मल नहीं कर सके हैं। HEC के वज़ाइफ पर बैरून मुल्क तालीम के हसूल के लिए जाने वाले स्कॉलर्स मुद्दत पूरी होने पर पाकिस्तान वापस ही नहीं आए हैं। इस खबर के अंदर की खबर क्या है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन। जावेद, बताइए, ये सबसे पहले इस खबर की डिटेल्स क्या हैं, कितने बंदे हैं जो स्कॉलर्स पे बाहर गए और अभी तक वापस ही नहीं आए? जी देखें फरजाना, हम किसी भी शोबे में या किसी भी तरफ जाएं, कोई भी मालूमात की खोज लगानी शुरू करें तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी दास्तान निकलती है जिसमें बदउनवानी दिखाई देती है, करप्शन दिखाई देती है या बेज़ाब्तगियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। और उसकी तस्हीह करने के हवाले से हुकूमत की जो इंटेंशंस हैं वो इंटेंशंस तो अपनी जगह दिखाई देती हैं, लेकिन जो अमली इक़दाम है वो दिखाई नहीं देता। आज जिस खबर पे हम बात करने जा रहे हैं वो HEC हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक है, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है तालिब इल्मों को। और जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनमें से जो स्कॉलरशिप पे जाने वाले तलबा हैं उनको चुनने के बाद उनको बैरून मुल्क भिजवाया जाता है कि वो वहाँ से तालीम हासिल करके, तरबियत हासिल करके और वहाँ पर जो रिसर्च है वो करने के बाद मुल्क में वापस आएंगे और आके अपने वतन में वो अपनी खिदमत सरअंजाम देंगे। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ये दिखाई देती है कि बहुत सारे लोग ऐसे तालिब इल्म ऐसे जो स्कॉलरशिप लेकर बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ जाके वो फिर मफरूर हो जाते हैं या रूपोश हो जाते हैं, या वहाँ की नेशनैलिटीज़ लेने के बाद यहाँ पर वो मामला जो है वो लटक जाता है और वो अदालतों में या तो ज़ेर समात रहता है। अच्छा। तब तक वो वहाँ पर अपने अगले जो है वो मामला चलाने के लिए जो है वो कदम जमाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो स्टोरी है वो ये कि माजी में भी हमने देखा, थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि 2012 और 13 की एक ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया था कि तकरीबन 12 करोड़ 60 लाख के करीब जो स्कॉलरशिप की रकम बनती थी, अच्छा। उसके बदले में बहुत सारे तालिब इल्मों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क भिजवाया गया कि वो वहाँ से स्टडीज़ करके मुल्क में आके खिदमत सरअंजाम देंगे। इसी तरह से फिर हमें थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला कि 2016 में भी एक केस ऐसा हुआ जिसमें 98 ऐसे जो स्कॉलर्स थे वो बैरून मुल्क गए और वहाँ जाके वो फरार हो गए या मफरूर कहलाए। और इसी तरह से 2021 में फिर एक केस हमें मिला जिसमें जो असातिज़ा थे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के उनको बैरून मुल्क भिजवाया गया तरबियत के लिए, और उनमें से 304 ऐसे असातिज़ा जो बाहर गए वो फिर वापस नहीं आए और वो रूपोश हो गए। इस किस्म के वाक़यात हैं। और लेटेस्ट जो अब एक स्टोरी है वो ये कि गुज़िश्ता 10 साल का जो डेटा हमें HEC से हासिल हुआ है, अच्छा। और जो कि बज़रिया पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ज़रिए हमें मौसूल हुआ, उसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 साल जो कि 2013 से लेके 2023 तक का जो डेटा हमें मौसूल हुआ, उसमें बताया गया है कि 3001 स्कॉलर्स जो हैं जो PhD करने के लिए और MPhil करने के लिए अच्छा। बैरून मुल्क गए थे। उनमें से जैसा कि आपने भी बताया कि 1810 ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ताहाल अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, ज़ेरे तालीम हैं, और 1126 ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, जिसमें 65 ऐसे स्कॉलर्स हैं जो तालीम मुकम्मल उनकी हुई या नहीं हुई लेकिन वो वहाँ पर गायब हो गए और वो वतन वापस नहीं आए। अच्छा जावेद, क्या ये स्कॉलर्स जिन पे अरबों रुपए का खर्च किया जाता है, जी, क्या ये स्कॉलर्स जो तालीम मुकम्मल करने के बाद वहाँ पर ही रुक जाते हैं, वो पाकिस्तान वापस आने के पाबंद होते हैं? जी बिल्कुल। इस हवाले से जब HEC किसी स्कॉलर को बाहर भिजवाता है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट मुआहिदा जो है वो तय किया जाता अच्छा। है, जिसमें ये तय किया जाता है कि 5 साल की जो एक PhD की जो दौरानिया है उसको पूरा करने के बाद वो वतन वापस आएंगे और पाकिस्तान में आके तकरीबन वो 5 साल अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज देंगे। अच्छा, 5 लेकिन साल वो तक मुआहिदा जो है वो तोड़ दिया जाता है और वहाँ जी फरजाना 5 साल तक सर्विसेज भी देनी होती हैं अपनी स्कॉलरशिप कंप्लीट करने के बाद? जी बिल्कुल। अपनी जो मुद्दत है वहाँ पर तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वापस पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आके 5 साल तक अपनी सर्विसेज जो है वो सर्व करेंगे पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर जो है वो 65 ऐसे जो फ्रेश फिगर हमें दिया गया है, फ्रेश फिगर के मुताबिक 65 ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि वापस पाकिस्तान नहीं आए हैं और वो वहाँ पर रूपोश हो गए हैं।
और अब उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के हवाले से HEC जो है वो कमर कस रहा है। बेशतर केसेस पहले से जो अदालतों में ज़ेर समात हैं और अब जो है वो नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। जो इन स्कॉलरशिप पे जाने वालों के जो गारंटियर्स थे उनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और रिकवरी करने के हवाले से उनको कहा जा रहा है कि जो अखराजात उन पर आए हैं उनसे वो रिकवर किए जाएंगे। और इसके अंदर जो रूल है वो ये कहता है HEC का कि जो लागत आती है किसी PhD स्कॉलर या MPhil करने वाले पर और वो वहाँ जाके रुपोश हो जाता है तो उसकी तमाम तर जो अखराजात हुकूमत किए हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे तमाम फंड्स। अच्छा। और साथ ही साथ 25% जुर्माना जो है वो उस पर आयद किया जाता है और 25% इजाफी उनसे लिया जाता है। लेकिन अभी तक जो फिगर हमें दिया गया HEC की तरफ से उसमें कितनी रकम अभी तक मौसूल की गई, कितने फंड्स वापस लिए गए वो नहीं बताया गया और कितनी तादाद है वो भी बताने से गुरेज किया गया है। लेकिन 65 के करीब ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि वहाँ पर रुपोश हुए हैं और 1810 अभी भी ऐसे हैं जो 10 साल का जो फिगर है उसमें अभी तक वो तालीम हासिल कर रहे हैं या वो अपनी तालीम मुकम्मल अच्छा जावेद, ये कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि अब तक इतने जो हैं स्कॉलर्स वो तालीम के लिए गए हैं और फिर वो वापस नहीं आए, क्या ये कंप्लीट फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो सामने आई हैं? जी, इस हवाले से जो HEC ने जो ताज़ा आदाद-ओ-शुमार हमें दिया है उसके मुताबिक ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जिसके मुताबिक 10 साल में 3001 स्कॉलर्स जो हैं उनको बैरून मुल्क भेजा गया। अच्छा। लेकिन 10 साल का डाटा अगर हम वैसे देखते हैं तो जैसा मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि 2013 की ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र है, फिर उसके बाद 2016 में 98 जो है वो स्कॉलर्स के गायब होने का जिक्र है, फिर 2021 में जो असातिज़ा गए उसमें 304 ऐसे असातिज़ा जो कि बाहर जाके रुपोश हो गए थे। तो अगर गैर जो सरकारी डाटा है उसको देखा जाए तो ये तादाद कहीं ज़्यादा बनती है। अच्छा। लेकिन जो HEC डाटा दे रहा है उसमें 65 की तादाद बताई गई है कि 65 स्कॉलर्स जो हैं वो जाके रुपोश हुए। अच्छा। और अभी तक वापस नहीं आए। और इस पे आपको बताते चलें कि अरबों रुपए का इस पे अखराजात आते हैं जो स्कॉलरशिप पे लोगों को बाहर भिजवाया जाता है, जिनमें उनकी ट्यूशन फीस शामिल होती है, उनकी रिहाइश के अखराजात शामिल होते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ हॉस्टल की फ़ीस है, स्टेशनरी और जो कुतब वो वहाँ से ख़रीदते हैं उनकी रीइंबर्समेंट उनको दी जाती है। अच्छा। इवन के जो उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आते हैं वो भी उनको लौटाए जाते हैं। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान या दीगर ममालिक के साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है उसके तहत उन ममालिक में इन लोगों को भिजवाया जाता है, तालिब इल्मों को। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि बहुत सारे लोग जाने के बाद वापस आने का नहीं सोचते और जो मुल्क को सर्व करने के हवाले से एक पहलू है उसको भी वो नज़रअंदाज ये बड़ा अफसोसनाक है। जावेद, ये जो बैरून मुल्क स्किप होने वाले स्कॉलर्स हैं इनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी देखें, इनके खिलाफ अब तक जो कार्रवाई है वो मैंने जैसे कि बताया कि HEC की तरफ से ये बताया गया है कि उनको नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और इन स्कॉलर्स के खिलाफ वो कहते हैं कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जब ये HEC का नोटिस जाता है किसी भी ऐसे स्कॉलरशिप लेने वाले के घर पे या उनको भिजवाया जाता है तो उसके बाद वो एक अदालती रास्ता इख्तियार करते हैं और बहुत सारे केसेस अभी लिटिगेशन में जा चुके हैं जहां पर लिटिगेशन की वजह से वो दौरानिया जो है उनका बढ़ जाता है। इस दौरान में उनको एक टाइम इतना मिल जाता है कि वहाँ पर मज़ीद वो अपने कदम जमा सके। तो इस तरीके से एक ज़रिया उन्होंने बना लिया और जो जिनका ऐसा कहा जाए कि जो हकदार थे इन स्कॉलरशिप के, जिन्होंने बाहर से तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान आके सर्व करना था, और यहाँ पर ऑलरेडी हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है और जो एजुकेशन का जो शोबा है उसमें एक गैप नज़र आता है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो एजुकेशन का जो सेक्टर है वो उस तरह की तालीम फ्राहम नहीं कर पाता कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए फिर उन स्कॉलरशिप पे जाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि उनको बाहर से तरबियत दिलवा के जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इसी तरह से इकोनॉमिस्ट हैं और दीगर जो शोबाजात हैं उनमें वहाँ पर वो स्किल्स हासिल करने के बाद उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए और वो आके फिर पाकिस्तान में सर्व करें और कम से कम 5 साल तो वो सर्व करें। लेकिन इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया गया और बेशतर जो लोग हैं वो वहाँ पर जाके रुपोश हो गए और उसमें से जो लेटेस्ट फिगर आ रहे हैं वो जो हम अभी आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक जो 65 ऐसे तलबा हैं जो कि रुपोश हुए। और अगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर जब बाकी चीज़ें देखें जो रिकॉर्ड हमें HEC ने दिया है उसके बाहर अगर देखें तो उसमें तादाद कहीं ज़्यादा दिखाई देती है। अच्छा जावेद, जिस तरह से आपने बताया कि ये फुली फंडेड होती हैं ये स्कॉलरशिप्स जो हैं, तो सरकारी फंड्स की रिकवरी के लिए क्या कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है जिसे इख्तियार किया जा सकता है और फंड्स को रिकवर किया जा सकता है? जी देखें, कानूनी तरीक़ाकार तो यही है कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाती है HEC की तरफ से और जो HEC का जो लिटिगेशन विंग है वो इसको परस्यू करता है
और इसमें जो कानूनी नोटिस हैं, लीगल नोटिस हैं, वो भिजवाए जाते हैं। लेकिन नोटिस के ऊपर जो जवाबात हैं वो HEC ने भी उस तरफ से जो डाटा है वो देने से जो गुरेज किया है। और ख़ास तौर पे जो ऐसे लोग जो वहाँ पर जाके रूपोश हुए, उनकी तफसीलात मज़ीद जो तफसीलात हैं वो देने से उन्होंने गुरेज किया कि कहीं उनका ये खदशा है कि जो डाटा अगर फ्राहम कर दिया जाए जिसमें ख़वातीन स्कॉलरशिप भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं और मर्द भी हैं, तो उनके जो एड्रेस हैं, नाम हैं, तो वो कहीं हरासगी के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। तो इस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए HEC ने वो डाटा डिस्क्लोज़ करने से इनकार किया है। लेकिन ये ज़रूर बताया है कि जो लोग वापस बाहर गए और वापस नहीं आए अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, उस पर उनको तशवीश है और उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। और इस पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से भी जो हुक्म दिया गया है HEC को कि वो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई को तेज़ करें, और जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर जल्द जो है वो एक रिपोर्ट मुरतब करके वो इंफॉर्मेशन कमीशन को भी जमा करवाई जाए। तो इस हवाले से उनकी डायरेक्शंस भी आ चुकी हैं कि जो डाटा है उसको कंपाइल करने के बाद उनको फ्राहम किया जाए, क्योंकि ये डाटा जब तक सामने नहीं आएगा, तमाम तर चीज़ें सामने नहीं आएंगी, उस वक्त तक जो ये एक विंडो है जहाँ से लोग जाके स्किप हो जाते हैं, वो विंडो शायद इसी तरह से जारी रहेगी और उसको सरफ़े नज़र होता रहेगा। तो यकीनन जो कौमी ख़जाना है और जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो भी उसको भी नुकसान पहुंचता बिल्कुल रहेगा। उसको भी नुकसान पहुंचेगा। जावेद, ये बताएं, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप का आगाज कब से हुआ था और हायर एजुकेशन कमीशन को अब तक कितने फंड्स का नुकसान उठाना पड़ा है? देखें, ये हायर एजुकेशन का जब क़याम अमल में लाया गया था उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ हायर एजुकेशन के अंदर जो स्कॉलरशिप्स थी उनका एक एग्रीमेंट मुख्तलिफ ममालिक के साथ हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एग्रीमेंट्स करती है मुख्तलिफ ममालिक के साथ कि जो तालीम का शोबा है उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस जो आलूम है, उसमें अपने तलबा को बैरून मुल्क भेज के वहाँ से तरबियत या उनकी जो तालीम है वो मुकम्मल करवाएंगे। तो इस हवाले से जो एग्रीमेंट्स मौजूद हैं और वो उसी के तहत इन तलबा को वहाँ भिजवाया जाता है मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड और UK में भी तलबा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, मलेशिया और दीगर जो ममालिक हैं जिसमें न्यूजीलैंड और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं वहाँ पर इनको भिजवाया जाता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है इसमें। अगर देखा जाए कि जो HEC बता रहा है कि 10 साल में इतनी तादाद है, तो अगर हम इसको देखते हैं कि जो पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों में डाटा पेश किया गया, अगर आपको एक 2012-13 की एक ऑडिट रिपोर्ट की बात बताएं तो उसमें तकरीबन 13 करोड़ 60 लाख रुपए का उस ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि नुकसान हुआ है कि जो स्कॉलर बाहर भिजवाए गए थे उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, और वो नुकसान जो है वो उठाना पड़ा हुकूमत पाकिस्तान को, जिस पर जो अटॉर्नी जो जनरल उनका ऑफिस है, जो ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, उनकी तरफ से अदम एतमाद उस रिपोर्ट पे किया गया कि ये जो फिगर्स है ये भी सही नहीं बताए जा रहे। अगर इसकी तखमीना अगर लगाया जाए इन तमाम सालों का, तो ये अरबों रुपए के अखराजात बनते हैं जो कि इन स्कॉलरशिप पे इनका खर्च आता है, और जो मफरूर हो जाते हैं तो वो यकीनी तौर पर फिर उनका एक लॉस है। इसी तरह से जनवरी 2021 में जो एक केस सामने आया था जिसमें 304 असातिज़ा जो हैं वो रूपोश हो गए थे मुख्तलिफ ममालिक में जाके, उसमें कौमी ख़जाने को उस वक्त 2021 में 1 अरब 12 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था, और वो जाके वहाँ पर रूपोश हो गए थे। तो और ये तकरीबन 2961 असातिज़ा थे जिनको भिजवाया गया था, जिसमें तकरीबन 304 वहाँ जाके रूपोश हुए और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर एक गुज़िश्ता 10 साल का डाटा इस तरह से निकाला जाए तो ये अरबों रुपए का नुकसान बनता है जो कौमी ख़जाने को भी हुआ, और इसके साथ साथ मुल्क की जो बदनामी है वो एक अलग से है कि बैरून मुल्क जहाँ पर जिन ममालिक में ये पढ़ने के लिए जाते हैं स्कॉलरशिप लेके, उन ममालिक में भी सुबकी का सामना करना पड़ता है यहाँ के पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान की हुकूमत को भी, कि किस तरीके से लोग अपने जो कौमी ख़जाना है उसको नुकसान पहुँचाते हैं और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, मफाद के लिए जो है वो वहाँ पर रूपोश हो जाते हैं, और जो इसका नुकसान है वो कौमी साख की सूरत में भी मुतासिर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार हुकूमत को तनख्वाह निशाना बनाएं। जहां पर हुकूमत अच्छे काम कर रही है उसको सराहना भी चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अगर हुकूमत आपकी मदद के लिए आपको स्कॉलरशिप के ऊपर बैरून मुल्क भेज रही है तो यह आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हुकूमत के उस अच्छे इकदाम को सराहें और पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें। हमेशा ही हुकूमत गलत नहीं होती है, हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता है। जहाँ वो अच्छे काम करती है उनकी तारीफ करना हुकूमत के
लिए हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि उनकी तारीफ़ की जाए। नाज़रीन, मेहमानों की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी और सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।